देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सदा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब हर दिन मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके बीच एक और अध्याय लेकर के उपस्थित हूं जिसका नाम है अभिमन्यु, जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में सन 1941 को हुआ था और तारीख थी 16 जनवरी 1941 को। साहित्य जगत के ऐसे अनमोल सितारे का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी रचनाओं के बलबूते अपने देश विदेश में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी रचनाओं की एक ऐसी वानगी लोगों के बीच में देखने के लिए प्राप्त होती थी जिसे पढ़ने मात्र से आनंद से मन भाव विभोर हो जाया करता था। आज अभिमन्यु पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा। इस पाठ से जो प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न को प्रथमतः मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है, अभिमन्यु क्या है और वह कहां अवस्थित है? तो लिखेंगे जो अभिमन्यु कला का प्रमुख केंद्र है, एक ऐसा राज्य है जो कि कला का एक प्रमुख केंद्र है और वह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है ना। तो लिख देंगे अभिमन्यु क्या है? तो लिख देंगे अभिमन्यु एक ऐसा शहर है जो कि कला का प्रमुख केंद्र है और वह दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है ना। अगला प्रश्न इस पाठ से है, जो हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो लिखेंगे हर वर्ष अभिमन्यु में गर्मी के समय में एक समारोह हुआ करता था जिस समारोह का नाम था रंग समारोह। और उस समारोह में अनगिनत लोग उपस्थित हुआ करते थे और शरीक हुआ करते थे और बड़े ही हर्ष के साथ उस रंगारंग समारोह का आनंद उठाया करते थे। और वह कब हुआ करता था? तो गर्मी के समय रंग समारोह हुआ करता था। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से, जो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो लिखेंगे जब अभिमन्यु नदी के रोन नदी जो था जो कि अभिमन्यु शहर के किनारे अवस्थित था, तो लिखेंगे जब नदी के तट पर लेखक बैठे हुए रहते हैं तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि नदी का जल तो स्थिर है मगर तट अर्थात किनारा ही बह रहा है ना। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जो मैं भी नदी के साथ बह रहा हूं और उनकी छवि जो है सो नदी में ही साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि नदी का जल तो स्थिर है मगर किनारे ही बह रहे हैं और मैं स्वयं भी नदी के साथ बह रहा हूं। क्योंकि लेखक जो होता है प्रिय बच्चों, वो गिरते हुए पेड़ के दर्द को भी महसूस कर लेता है और उस पर अनगिनत कविताएं लिख देता है। एक आम शख्स के लिए बहता हुआ जल, नदी का बहता हुआ जल केवल एकमात्र जल हो, मगर एक विद्यार्थी जो होता है जो कि साहित्य का विद्यार्थी होता है अथवा साहित्य के जो पुजारी होते हैं, कलमकार जो होते हैं, उनके लिए बहता हुआ जल और बहता हुए जल के नदी के जो आंसू जो जल जो होते हैं वो उसके लिए एक कवि के लिए वो नदी के आंसू होते हैं, वो नदी के जल होते हैं और उस पर वो अनगिनत कविताएं लिख देता है। तो अशोक वाजपेयी जब नदी के किनारे बैठे हुए रहते हैं तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि नदी का जल तो स्थिर है मगर नदी का जल स्थिर है परंतु नदी का तट अर्थात किनारा जो है वह खुद ब खुद बह रहा है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? तटस्थ एक शब्द आया है यहाँ पर, तटस्थ का मतलब होता है समीप। तो किसके समीप रह पाना असंभव है? तो लिखेंगे अभिमन्यु के लेखक अशोक वाजपेयी ने बताया है कि दो चीजों के पास तटस्थ रह पाना असंभव होता है, एक नदी और एक कविता। दोनों के पास तटस्थ रह पाना असंभव होता है क्योंकि जब हम नदी के पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी नदी के साथ स्वयं भी बह रहे हैं। और कविता, जब हम कविता का अध्ययन करते हैं बारीकी से तो कविता में सम्मिलित कविता में मौजूद जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के अंदर कहीं न कहीं लगता है जो हम खुद भी कहीं न कहीं भाव विभोर होकर के नदी के जल की तरह बहने लगे हों। तो इन दोनों के पास में तटस्थ अधिकाधिक समय तक रुक पाना बेहद ही कठिन होता है क्योंकि एक कविता भी हमें अपने मन के अंदर हमारे चित्त को मोह लेती है और एक नदी भी जो है सो नदी के किनारे भी जब हम बैठते हैं तो नदी की जो छटा होती है, नदी की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो हमारे हृदय को भाव विभोर कर देती है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर के गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, उनकी उपलब्धियां क्या रही? मतलब कहने का सवाल का प्रश्न का मतलब है जो लेखक जब अभिमन्यु के लेखक जो अशोक वाजपेयी जो हैं जब वो अभिमन्यु जाते हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर के जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही। तो लिखेंगे जो अभिमन्यु
अभिनयों के लेखक जो हैं सो लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर के गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे और उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही। एक प्रश्न में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो लिखेंगे जो अभिनयों जब लेखक जाते हैं तो अपने साथ लेकर के जाते हैं क्या क्या। तो प्रथमता लिखेंगे हिंदी की टाइपराइटर, है ना। उसके बाद 3-4 साहित्य की किताबें, है ना। और तीसरा क्या लेकर के जाते हैं तो संगीत के कुछ टिप्स लेकर के जाते हैं, है ना। उसके पश्चात कितने दिनों तक रहते हैं तो इसका जवाब हम लिखेंगे जो वह 19 दिनों तक रहते हैं। और उनकी साहित्यिक उपलब्धि क्या रहती है, उनकी उपलब्धि क्या रहती है वहां जाने के वक्त के बाद उनकी उपलब्धियां वहां पर क्या क्या हासिल होती है। तो लिखेंगे 19 दिन के अंदर में एक रचनाकार जो होता है प्रिय बच्चों वो समय के सदुपयोग को समझता है और समय का किंचित भी दुरुपयोग नहीं करता है। तो वो उनकी उपलब्धियां यह रही कि उन्होंने 19 दिनों के भीतर 35 कविताएं उन्होंने लिखी और 27 गद्य रचनाएं लिखी, है ना। उन्होंने उस 19 दिन को व्यर्थ यूं ही नहीं गवाया। उन्होंने अभिनयों के अंतर्गत जो बेहद ही दर्शनीय स्थल थे उनका तो अवलोकन किया ही, साथ साथ उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने 19 दिन के भीतर 35 कविताओं का सृजन कर दिया, 35 कविताओं को उन्होंने लिख दिया और उन्होंने 27 कविताएं लिखी। तो यह उनकी उपलब्धियां थी वहां पर जाने के पश्चात। उसके पश्चात इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो लिखेंगे नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता की याद आती है क्योंकि उनको नदी के तट पर बैठे हुए रहते हैं अशोक वाजपेयी। तो उनको ऐसा होता है कि वो स्वयं नदी हो गए हैं और स्वयं नदी के साथ प्रवाहित हो गए हैं, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की कविता में भी नदी के विषय में बेहद ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए उनको विनोद कुमार शुक्ल की कविता की याद आ जाती है नदी के तट पर बैठे हुए। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय बच्चों जो मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो लिखेंगे मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता यह है कि जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मनुष्य के जीवन में भी सुख आता है, मनुष्य के जीवन में भी दुख का आगमन होता है। तो कभी कभी खुशी का अपार आगमन होता है तो कभी कभी दुख का अपार आगमन होता है, काफी ज्यादा दुख उसके जीवन में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार पत्थर के भी जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है। जिस प्रकार एक मनुष्य ठंड को सहता है, गर्मी को सहता है, बरसात को सहता है, ठीक उसी प्रकार पत्थर भी गर्मी को सहता है, ठंड को सहता है, बरसात को सहता है ना। ये तो समानता हो गई। और विषमता यह है पत्थर और मनुष्य के जीवन में कि मनुष्य क्या करता है तो मनुष्य अपने भावनाओं को बोल करके व्यक्त तो कर देता है कि मेरे जीवन में कितना दुख है ना, मगर पत्थर जो होता है वो मूक होता है, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है, अतः वह अपना दुख नहीं व्यक्त कर पाता है। तो यही मनुष्य और पत्थर के बीच में समानता और विषमता है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आपके पास जो समय शेष है उस समय को विशेष समझिए और अपनी तैयारी इतनी अच्छे ढंग से कीजिए कि जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आए उस दिन आपको अपने ऊपर गर्व हो और आपके माता पिता को अपने ऊपर उनको गर्व हो कि मेरे लाडले ने बेहद ही शानदार अंक हासिल किया है। तो अपने माता पिता को गौरव का एहसास दिलवाने के लिए, खुद गौरवान्वित महसूस करने के लिए आज का जो आपका समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए और यकीन मानिए आज का समय का सदुपयोग करना कल आपको बेहतर परिणाम जरूर दिलवाएगा। बस ध्यान से केंद्रित करते हुए एक जगह पर उन अनावश्यक गतिविधियों का त्याग कर दीजिए क्षण भर में और पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर समर्पित कर दीजिए। और जब आप खर्च करेंगे अपना समय शिक्षा में तो शिक्षा जो आपको मुनाफा देगा उसका जो आगम होगा उसे आप देखने मात्र से आप खुद को गौरवान्वित महसूस करने से रोक नहीं पाएंगे। और जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन आपकी आंखों में दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलकेंगे और आपके माता पिता स्वयं पर गर्व करेंगे और आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो अतः मां सरस्वती भगवती से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे मां सरस्वती भगवती मेरे तमाम बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए और उनके जीवन में अपार खुशियां अपार सफलता बढ़िए, ताकि मेरे बच्चे एक दिन जब जहां पर जाएं और जिस रास्ते से होकर के गुजरे तो उस रास्ते पर उनका नाम हो और एक अलग पहचान हो। धन्यवाद।